पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत। तो केला जो फसल है ये एनुअल फसल मानी जाती है। एनुअल यानी 1 साल से ज्यादा और 2 साल के बीच के सारी फसलें एनुअल में आती है, जिसमें पपैया और केला ये 2 फसलें आती है। तीसरा गन्ना है। ये एनुअल फसलें है और इसमें लगातार हमने जो अभी तक काम किया है 18 साल से लगातार हम इसके ऊपर काम करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली काम करते हैं। इसमें जो चीजें भी हमारे जितनी एक्स्ट्रा जो हमारे सिस्टम छोड़ के एक्स्ट्रा ध्यान में आई उसको हमने एक्सप्लोर किया और एक्सपेरिमेंट में लिया, तो उससे फायदे हुए। जैसे हमारा मेन काम जो है एक्सपोर्ट का है, बनाना का, तो हम 37 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसके बदौलत हमारे जो कॉम्पिटिटर है दुनिया भर, उसमें एक फिलीपींस है और दूसरा इक्वाडोर है। तो मेरा पहली जो जॉब हुआ वो फिलीपींस में ही हुआ था। उसके कारण जो वहां से कुछ मिला, उसके बाद हम इक्वाडोर तक पहुंचे, वहां से कुछ मिला, उसको लेके यहाँ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, यहाँ के रिसर्च सेंटर और प्रैक्टिकल किसानों की प्रैक्टिस, इन सारे को जोड़ के हमने पिछले 7-8 साल से ये एग्रीकल्चर में केले खेती में अच्छा खासा काम किया है। जहाँ अभी आज केला महाराष्ट्र में, एमपी में, गुजरात में, आंध्रा में और कर्नाटक में, ये 6 स्टेट में हो रहा है। वहाँ पे अपना अच्छा खासा हमने सारी चेन को ही चेंज कर दिया। इससे पहले जितनी जो चीजें चल रही थी उसको पूरा बंद कर दिया। धीरे धीरे 2-2 किसान बनाते गए और आज ऐसी स्थिति है कि सब किसान उसी लाइन पे आ गए। ऐसे ही पोटैटो में यहाँ बदलाव करने की आवश्यकता है। वो 1-2 किसान करेंगे तो अगले समय हम हाथ पकड़ के 1-2 को बना देंगे, तो उनको फॉलो करते सारे किसान जाते हैं। तो इसी से समय में हमें जो भी कुछ ज्ञात हुआ, हम पिछले बार आए थे यहाँ पे तो ये समझ में आया कि किसी को पकड़ के आगे 1 साल हमें ही खुद काम करने की यहाँ आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे वेदर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन यहाँ की पूरी चेंज है। यानी साउथ से तो पूरी चेंज है, मिडल से भी काफी चेंज है। और इसकी स्थिति में केला जैसी एनुअल फसल हम ले रहे हैं, तो इसमें बीच में हम भी ठंडी में आ गए थे। इससे 1-2 साल यानी कोविड से पहले तो हमने देखा कि मैंने भी फील किया कि यार ये सारी पत्ते निकल गई है, 1-2 पत्ते मुश्किल से बची है और इसमें क्या करेगा किसान। तो फिर वही किसान के फिर बाद में 28 किलो 32 किलो की रास आई, तो उनका फोन आया कि सर आपने जो भी देख दिया था थोड़ा मिला हुआ किया, अच्छा रहा बाकी वालों सभी से। मैंने बोला मैं तो अंदर से अनकॉन्फिडेंट था कि आपका कुछ होगा कि नहीं होगा, आप तो इतना बोल रहे तो काफी है। तो हमने एक टारगेट बनाया है शुक्ला जी यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश की फसल भी बाकी वाले प्रांतों जैसी 12 महीने में कटनी चाहिए, और उसको हमने इस साल प्रूव भी कर दिया। पिछले साल से हमें अमित जी जुड़े थे, उनके खेतों में हमने लगातार कोशिश की और उनका 11.5 महीने में केला कट गया, और विथ क्वालिटी विथ क्वांटिटी। ऐसा नहीं कि खाली क्वालिटी बनी, क्वांटिटी बनी, क्वालिटी कुछ बनी नहीं, विथ क्वालिटी विथ क्वांटिटी दोनों बना। और उसी को रिफाइन करके, जो पिछले साल भी कुछ आधा अधूरा रहा, उसी को रिफाइन करके इस साल का जो केला लक्का है अभी 21 जुलाई की रखी हुई है, लगभग 8 फीट के ऊपर है। और वो हाइट अगल बगल में सभी में बेस्ट है, तना भी अच्छे से बन गया है और दोनों पत्तों के बीच का गैप भी लगातार डे बाय डे इंप्रूव होता जा रहा है, साइज भी अच्छी होती रही है। तो ये यहाँ का एनवायरनमेंट इसको सपोर्ट करता है, ये इसका इंडिकेशन है कि लगातार सपोर्ट कर रहा है। अभी यहाँ की जो गलती है कि 12 महीने में मुझे केला काटना है, तो उसमें 2-3 चीजें जो चेंज करनी है, वो 3 चीजों में सबसे बड़ा चेंज क्या करना है। तो सबसे बड़ी चेंज है कि यहाँ पे 13 महीना, 14 महीना, 15 महीना तक ये फसल कट रही है। बात सही है ना शुक्ला जी? हमारा पिछले साल कितने कटा? हमारा अगस्त में लगाया था और अक्टूबर तक हार्वेस्ट कंप्लीट हो गया। अक्टूबर तक यानी 14 महीना। अगस्त लास्ट में लगा था और 13 महीने मान लो। 13 महीने अभी लगाया था पिछले साल अगस्त में 28 में, अभी तक नहीं कटा। 800 पेड़ बाकी, अभी भी 800 पेड़ बाकी, अभी तक नहीं कटा। तो इसमें 3 चीजें जो मुझे शुक्ला जी समझ में आई, वो 3 चीजें क्या है। तो यहाँ पे जानबूझ के किसान क्या करते हैं कि गर्मी में डिलीवरी होनी नहीं चाहिए, इसीलिए प्रयास करते हैं, उल्टा करते हैं। प्रयास करते हैं कि वो मार्च, अप्रैल, फरवरी में डिलीवरी ना हो, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है कि जैसे ठंडी खत्म होते ही अगर डिलीवरी हुई तो छोटे बंच आते हैं। ऐसे है ना, सभी का एक्सपीरियंस है, छोटे बंच आ जाते हैं। और ये छोटे बंच लेके क्या करेंगे, पूरे साल की मेहनत पूरी पानी में चली जाएगी। इसलिए वो यहाँ का किसान एक चीज जो कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, जो एनवायरमेंट के अपोज है, नेचर के अपोज में है। और वो क्या करता है कि वो उस समय में जैसे ठंडी खत्म होने की तैयारी है, उसके बाद भी 1-2 महीना खाना यानी न्यूट्रिशन कुछ नहीं देता है, क्योंकि वो जानबूझ के लेट हो जाए, उसको लेट करता है, जानबूझ के लेट करता है। और लेट करने के लिए वो न्यूट्रिशन चेन को तोड़ता है,
और फिर उसको गर्मी में जैसे पूरी एक आध महीने की गर्मी मिली, यानी मार्च का या फरवरी 15 के बाद का मौसम आया पूरी गर्मी का, उसके बाद न्यूट्रिशन चेन वापस स्टार्ट करता है। तो पौधा जो है वो प्रेगनेंसी जो उसकी आती है पीरियड, वो प्रेगनेंसी पीरियड को प्रोलॉन्ग करता है। जो चेन चल रही थी धीरे धीरे टाइम टू टाइम, उसको उन्होंने एक डेढ़ महीने के लिए प्रोलॉन्ग किया, आगे ढकेल दिया। और उसका साइड इफेक्ट आता है कि केला फिर गर्मी के बाद बारिश के शुरू में कहीं जाके डिलीवरी करता है। वो एक डेढ़ महीने की प्रोलॉन्ग कंडीशन फिर अपनी ग्रोथ कंडीशन को वापस 2 महीने ले जाती है, और लगभग केला 1.5-2 महीने लेट हो जाता है। ये 1.5-2 महीने लेट होने का एक रीजन है। और एक दूसरा रीजन यहाँ में समझ में आया कि जैसे ठंडी शुरू होती है शुक्ला जी, यहाँ के सारे किसान एक काम करते हैं कि पानी 1-2 दे देंगे, बाकी कुछ नहीं देंगे, बाकी कुछ नहीं, कोई भी कंडीशन का केला हो उसमें कुछ नहीं करते, क्योंकि धारणा ये है कि बारिश ठंडी में यानी सर्दी में केला कुछ लेता ही नहीं है, कुछ नहीं लेता है, ऐसी एक धारणा है। ये धारणा मैं इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि उल्टा ठंडी में यानी सर्दी में जो ये ट्यूबरी क्रॉप है, सर्दी में भी ये ग्रो करता है। कैसे करता है? तो बारिश में 7 दिन में एक पत्ता देता है, ठंडी में 9 दिन में एक पत्ता देता है, और गर्मी में 5 दिन में एक पत्ता देता है। लेकिन इसकी ग्रोथ कभी रुकती नहीं है। लेकिन हमारे इधर के देखे कि हमारे एक पत्ता 9 दिन का छोड़ दीजिए, ये 2-2.5 महीने में सिंगल एक भी पत्ता नहीं आता है, जितना था उतना ही रहता है। और जो बचे कुचे जो पत्ते थे उसमें भी लू लग जाती है या ठंडी लग जाती है, वो भी पीले होके जल जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे ठंडी शुरू होती है पहले 20-25 दिन तक वो क्या करता है कि पिछले 2-3 महीने में जितना भी उसने स्टोरेज बनाया, बॉडी में जो स्टोर था, उसको यूज करके लड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो जैसे ही बॉडी के अंदर का स्टोरेज खत्म हो जाता है, फिर एक एक पत्ते से खाना उठाना चालू करता है। फिर एक पत्ता पीला होगा, फिर एक 4 दिन निकलेंगे, फिर एक पत्ता पीला होगा, फिर एक 4 दिन निकलेंगे। ऐसे ही पत्तों से खाना स्विच करके वो आखिर के पत्ते तक आता है, और आखिर के पत्ते तक वो आके आखिर के पत्ते में लाइट गिर रहे, उसका खाना वो स्विच नहीं कर सकता कि वो आखिर है। फिर वो 1-2 पत्ता उतना ही बच जाता है, बाकी वाले सारे पत्ते निकल जाते हैं। तो इसमें क्या करता है, इसमें बॉडी की स्टोरेज को खाली कर देता है। और जैसे ही प्लांट बॉडी यानी बनाना प्लांट बॉडी की स्टोरेज खाली हो जाती है, ये जितने 2 महीने उसने पीछे खींचे उसके आधे लाइफ वो और आगे ले जाता है, क्योंकि उसको रिफिल करना है। तो फिर वो एक्सटेंड हो जाती है। तो ये एक्सटेंड होने से फिर आपकी जो डिलीवरी मार्च में आनी थी वो फिर 1-2 महीने से आगे जाती है। आपने ठंडी से निकलने के बाद 1 महीना प्रयास किया कि उसको आगे जाए, और फिर ये नेचुरली 2 महीने ढकेल गई, तो 2.5-3 महीना वो आगे ढकेल दी जाती है। तो ये ढकलने की वजह से आपका बारिश में डिलीवरी होता है, और बारिश के बाद उसकी कटाई चालू हो जाती है। ये आज की यहाँ की चली हुई सिस्टम है। इसकी वजह से होता क्या है कि आपका जो केला है, ये केले की ओवर एज हो जाती है। केले की उम्र तो 12 महीने में खत्म होगी, अभी आपका चल रहा है 13 महीना 14 महीना, तो इसकी ओवरेज हो जाता है। वो एवरेज वाला जो केला है, ये व्यापारी क्या बोलते हैं कि ये ओवरेज वाला केला जो है, ये फैक्ट में ये जैसे पकाते हैं डंडे में, डंडे टूट जाते हैं, केला डंडा ही हाथ में आ जाता है, यानी स्कब हाथ में आ जाता है, नीचे डंडे टूट जाते हैं, केले निकल जाते हैं। तो ये बेचने में हमें प्रॉब्लम है, दूसरे दिन काला पड़ना चालू हो जाता है। तो इसलिए आज भी महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, नीचे आंध्रा से केला 7-7 रुपए की ट्रांसपोर्ट लगा के वो 18-19 रुपए का केला परचेस करके यहाँ बेच रहे। लेकिन यहाँ से नजदीक 1 रुपए में के ट्रांसपोर्ट में मिलने वाला केला उनके कंपटीशन में खड़ा नहीं हो पा रहा है। इसका रीजन क्या है कि ये ओवरेज हो जाता है, और ओवरेज होने से उसकी क्वालिटी खत्म हो जाती है। यानी जैसे गन्ना है, गन्ना देखिए अगर 16 महीने के पहले कट गया तो उसमें शुगर रिकवरी अच्छी मिलती है, वजन भी मिलता है। उसके बाद एक दिन एक हफ्ता उसकी नीचे वाली कांडी पोली होती जाएगी, शुगर रिवर्स होगी, और ऊपर वाली कांडी में ग्लूकोज बनाएगी, तो वजन भी नीचे जाएगा और अंदर से पोला होते होते ऊपर निकल जाएगा। तो उसको बोलते हैं कि रीन्यूट्रिशन चेन, यानी उसका ही उन्होंने अनाज बना दिया। तो ये चेन होती है ऐसे ही केले में जब 12 महीने से केला आगे उम्र का हो जाता है तो उसकी न्यूट्रिशन चेन तो खत्म हो गई, अनाज लेना, ट्यूबर की ये सब कुछ खत्म हो गया। तो फिर उसके बाद एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे पीले बढ़ने चालू हो जाते हैं, टीलर्स आने चालू हो जाते हैं, क्योंकि उसकी अगली पीढ़ी चालू होगी, और इसका जो पोषण था वो और धीरे धीरे लेट होता है। लेकिन सर इसमें थोड़ा व्यवधान करें जी कि इस कंडीशन में किसान को क्या करना चाहिए जब 0 टेम्परेचर, ये सब जल के काले और डंडे रह जाती, करेक्ट, सब फिनिश। हाँ, अभी इसको हमने लास्ट टाइम भी अनुभव किया कि आपके सामने एग्जांपल है, 5-6 किसान जो भी कर रहे थे, वहां पे किसी का भी केले के पत्ती तक जलाने,
गत वर्ष टेम्परेचर सर उतना चैलेंजिंग नहीं रहा है। उसके पहले तो बिल्कुल -3 पर गया था। हाँ, -1-2 रहा, उस समय जले हैं। गत हाँ। वर्ष तो थोड़ा सा बस पीले और हल्के से काले हुए हैं हाँ। एट द एंड ऑफ जनवरी। गत वर्ष टेम्परेचर उतना अलार्मिंग लो नहीं आया था। अच्छा, ये अच्छा रहा था। हाँ। वैसे इसकी वजह जनरली से इस साल 13 महीने में 14 महीने में कटी जल्दी नहीं, 14 में तो कटी जाता है, न्यूट्रिशन ठीक हो। दूसरी बात ये है ना साहब जी कि उस दशा में किसान करता क्या है कि फर्टिगेशन दिया जाए। जी एक तो प्रॉपर जो आपके नॉर्म्स गाइडलाइंस हैं उसका सबको ज्ञान नहीं है जी, पहली चीज जानकारी के अभाव में। जी। दूसरी, जब टेम्परेचर की ये हालत होती है तो वो ठूंठ ऐसे खड़े रहते हैं, वो सब जल जाता है तो वो मानसिक रूप से भी हताश हो जाता है कि मेरा केला सूख गया। अभी फिर नहीं उसको कुछ कहते हैं कि नहीं जिंदा हो जाएगा। हाँ। तो इन कंडीशंस को हम मीट आउट कैसे करें, बस Correct। ये हाँ, तो इसी में जो 3 महीने का जो समय हमारा जा रहा है उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो पहली बात कि ठंडी से कैसे बचना है। तो ठंडी से बचने के लिए हमारे पास सबसे पहला 3 मार्ग है और तीनों मार्ग को हमें इस्तेमाल करना है कि जब जब ठंडी हल्की है यानी 16 से अंदर 10 तक जा रही है, 10 से भी नीचे नहीं जा रही है, तब तक हमें पहला प्रयोग जो स्टार्ट करना है वो क्या करना है। तो पहले हमारे घर में जो कंडा होता है, वो मैं भूल जाता हूँ बार बार, जो कंडा बनता है, ये जो कंडा है इस कंडे को हर 50 स्क्वायर फीट में एक कंडा रखना है। कंडे के ऊपर आपका ये रखना है, यानी क्या बोलते हैं, कोयला। घर में लकड़ी का कोयला जो मिलता है, 1-2 कोयले रखिए, उसको जलाइए। जैसे वो जलन पकड़े उसके ऊपर सल्फर डालना है, WP सल्फर। वो सल्फर 20 से 25 ग्राम पर कंडे पे रखना है और उसके ऊपर दूसरा एक कंडा रख देना है। वो धुआं बनाता रहेगा और ये धुआं जैसे बनता है इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सल्फर जब जलती है तो सल्फिन्स बनते हैं और जितने सल्फिन्स बनते जाएंगे वो क्या करते हैं कि जितना भी ऊपर से फ्रीज होके आया हुआ ऑक्सीजन है जो डीप टेम्परेचर ड्रॉप करते करते नीचे आ रहा है उसको ऊपर के ऊपर पानी बना के इसके ड्रॉप कर देगा। तो उससे फायदा क्या है कि नीचे जमीन से लेके अपने पूल अगर बगल के फील्ड तक जो टेम्परेचर ड्रॉप गया है 50 फीट पे, हाँ 50 स्क्वायर फीट पे, ये जैसे ही टेम्परेचर क्या करेगा अप करेगा तो वहां पे आपकी जो ऊपर से जो लगने वाली जो ठंडी है वो भी बच जाएगी और जमीन तक वो पहुंचेगी नहीं। ये दूसरा फायदा, ये पहला वाला हो गया। ये कब तक आपको सपोर्ट करता है, जब तक टेम्परेचर आपका 12, 13, 12, 11 तक आ गया। अभी इससे भी जब टेम्परेचर नीचे जाता है कुछ दिन आता है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, और उसमें फिर तहस नहस कर देता है। और उस समय में आपको क्या करना है, कंडा कितने दिन में चलाना है, तो हफ्ते हफ्ते एक दिन 4 बार चलाओ या 5 बार 6 बार, जो आपको जितना समय में लगता है कि अभी ठंडी ज्यादा जंक रही है तब तक। और इससे भी नीचे जब आता है तो हमें जैसे ही ठंडी शुरू होने का आगाज होता है कि जैसे 15 दिसंबर के बाद ठंडी शुरू होगी, तो उसमें क्या करना है, 200 kg देशी खाद लेना है। उसमें कली का चूना जो आता है यानी पत्थर वाला चूना, वो 5 kg, 4.5 से 5 kg लेना है। उसमें 10 kg सल्फर लेना है, WP पाउडर। अगर ज्यादा ठंडी है तो कितना सर, 10 kg, 4 kg, 4.5 से 5 kg पत्थर वाला चूना, और 10 kg सल्फर काली मिट्टी में, और ऐसी जो मिट्टी है उसमें 5 से 7 kg चूना कितना बताया सर? 4.5 से 5 kg पर एकड़, यानी कम से कम 1200 पौधों पे, मतलब बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बस वो ये दोनों मिलके सल्फर 7 kg, 4 kg चूना, ये इसके साथ मिक्स करना है। 7 kg सल्फर, हाँ, गोबर की खाद कितनी चलेगी? 200 कम से कम, मतलब WP सल्फर। और WP ना मिले तो इसके WP इजी मिलता है, बाकी वाले में गड़बड़ है। बाकी WDG आता है, वाटर डिस्टेंबल्स ग्रेन्यूल्स, WG और वो बेंटोनाइट, ये आते हैं। बेंटोनाइट भी WP ही होता है, WP होता है। हाँ, उसका खाली ये बनाते हैं गोलियां, आधी गोली जाती है। ये कितने उसमें ये पकड़ के चलिए 1000-1200 छोड़ के बीच में ये एक डोज है। अच्छा, ये इसमें कंपोस्ट कितना? कम से कम 200, ज्यादा से ज्यादा आप 400 ले सकते हो, 300 ले सकते हो, जो अपनी उपलब्धता है। और फिर इसके बाद इसमें क्या डालना है, तो इसके बाद इसमें डालना है 20-20-0, इसी के साथ आपको 20-20-0 25 किलो, 10-26-26 50 किलो, 1 मिनट प्लस 25 किलो, हाँ 10-26 NP किए, ओके, के कितना रहेगा? 26 ही होता है, 10-26-26, हाँ, ये 50 किलो लेना है पर एकड़ की डोज है। हाँ, ये पर एकड़ की डोज है, ये 50 किलो लेना है। और आपको एक उसमें 2 ड्रम लेने हैं छोटे छोटे, उन 2 ड्रमों में 25-25 लीटर पानी लेना है। और 25-25 लीटर पानी में आपको 25 लीटर पानी में 1 kg, एक में सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और दूसरे में एक में फॉस्फोरिक एसिड डालना है। कितना?
1 kg दोनों में, 1 kg फॉस्फोरिक, सॉरी 2 kg फॉस्फोरिक एसिड और 1 kg सल्फ्यूरिक एसिड, kg फॉस्फोरिक एसिड और 1 kg सल्फ्यूरिक एक ड्रम में, जिसमें हमने 1 kg सल्फ्यूरिक एसिड डाला है जी। फास्फोरिक कितना लेना? 2 kg, और सल्फ्यूरिक एसिड डालना है आपको 1 kg 25 लीटर में, जिसमें हम जिस ड्रम में हमने 25 kg 1 kg सल्फ्यूरिक एसिड डाला है उसमें हमें डालना है 25 kg MOP म्यूरेट ऑफ पोटैश। 25 kg MOP। हाँ, वो लगभग 100% सोल्यूबल हो जाता है, वो बन जाता है POS यानी पोटेशियम सल्फेट। सल्फेट बन, हाँ, वो सोल्यूबल पोटैश बन गया। इन जी जी। इन दोनों को क्या करना है, और उसमें H3PO4 में कुछ डालना है, फर्टिलाइजर या नहीं? कुछ नहीं, प्लेन प्लेन। इन दोनों को क्या करना है, पहले H3PO3 जो है या H2PO4 जो है यानी फॉस्फोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन, वो हमें उस खाद पे डालना है, और उसके बाद कुछ 2-5 मिनट के बाद ये 25 लीटर पानी उसमें मतलब लोड जो करना है। पहले से प्रिपेयर ये लाइम और ये 20-20, 13 और 10-26 है, बस इस पे इसके ऊपर डाल लेना है, और उसको हाथ से हैंड ग्लोव्स डाल के मिक्स करना है, क्योंकि यहाँ से जो गैसेस बनेगी इससे नाक से आंखों से पानी आएगा और धुएं जैसी चीजें चालू तैयार होगी। इसमें जब ये इकट्ठा होते हैं तो बनते क्या है, इसके सारे के सल्फिन के फॉस्फिन बनते हैं, और जितने फॉस्फिन बनते हैं वो जितना ठंडी जाएगी उतना वो उल्टा गर्म करता है। इसको बोलते हैं हेक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो ठंडी जितना उसको ठंडा करने की कोशिश करेगी, वो ठंडी होना यानी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ऑक्सीजन, जितने इसको ऑक्सीजन मिलते हैं उतने वो ऑपरेट करके उसके फॉस्फिन बनाती है, और वो जमीन में गर्मी पैदा करेगी। ये दूसरा, बिना भूले बारिश ठंडी शुरू होने से पहले खेतों में डालना है, मिड ऑफ द दिसंबर में शुरू करना है। हाँ, शुरू करना है। ये एक डोज डाल के हमें आगे बढ़ना है। अभी तीसरी विधि में ये करना है कि जब भी ठंडी की लहरें चलेगी, जिस दिन आपको लगता है कि लगातार 3-4 दिन तक खूब ठंडी है, उसमें आपको जम के पानी देना है। इतना पानी कि आपके खेत में पानी बहता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना जम के देना है, क्योंकि उस वक्त में यहाँ पे खाली पानी ही गर्म रहता है, बाकी सब ठंडा है, और पानी से फिर उसको एनर्जी मिलती है, यानी जो टेम्परेचर है वो मिलता है, और फिर ठंडी नीचे नहीं आती, पानी से भाप बनती रहती है और वो ठंडी को नीचे आने नहीं देती। उसके बाद जैसे ही ठंडी की लहर कम होगी, पानी बंद करो, सुखा दो। सुखाना इस तरह से है कि अगर सूखने में तकलीफ कर रहा है, 4-5 दिन तक आगे ले जा रहा है, तो उसके पीछे आप थोड़ा सा सल्फर और उसमें अल्कोहल डाल के, दोनों 50 kg या 100 kg देसी खाद लेके उसमें आधा लीटर अल्कोहल लोड करिए, कोई भी अल्कोनाइड, जो भी मिथेनॉल, इथेनॉल या लोकल अल्कोहल, और उसमें सल्फर 1-2 kg लेके उसको मिक्स करिए और पानी के पीछे डाल दीजिए, तो जमीन खींचाव में आ जाती है, यानी सूख जाती है, पानी को जल्दी से छोड़ देती है। ये 3 चीजें हम करनी है, और इस तीनों चीजों का और एक फाइनल वे है कि जैसी ये ठंडी है शुक्ला जी, ये है, इसमें अभी जैसे ये ठंडी शुरू होगी और मिड में जाएगी, यानी जनवरी में काटेगी, तो ये जो डोज हमने बताया वो आपको रिपीट करना है 15 जनवरी में, 15 दिसंबर, एक महीने, हाँ, बस 1 महीने में इसको रिपीट करना है। ये रिपीट करते ही एनपीके, आपके बेसिक एनपीके का जो तीसरा डोज जो डालते हैं वो आधा पूरा हो जाता है। दोनों काम हो गए, उसको पूरी तरह से खाना मिल गया, लगातार मिल गया। अभी 2 प्रकार के खाद है, एक ठंडा करने वाले, एक गर्म करने वाले। जैसे यूरिया है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन करता है तो ठंडा करता है, 24-20-20 ठंडा करता है सर। हाँ। ठीक, जैसे 10-26 ना मिले, रिप्लेसमेंट कुछ और बताइए। अवेलेबिलिटी यहाँ इजिली है ही नहीं, मतलब प्रयास करिए। 12-32-16 है, 12-32-16 है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन काफी अलग है। हाँ, काफी 12-32-16 तो कम्प्लीटली अलग है। 20-13 तो मिल भी सकता, 10-26 यहाँ इस बार आया तो उसमें बेचबाज यही समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। प्रयास करो, नहीं में मिला रहे, लेकिन न मिले तो उसकी भी दवा बता दो आप। उसमें दिक्कत क्या है कि 10-26-26 जो दिया गया है उसमें जो फॉस्फेट और पोटेशियम होता है जी, वो कैल्शियम के बॉन्ड, नाइट्रोजन के बॉन्ड में है, उल्टा है। बाकी वाले में सल्फेट का बॉन्ड होता है, नाइट्रेट का बॉन्ड होता है, इसमें कैल्शियम नाइट्रेट और 10-26 में बॉन्ड होता है नाइट्रेट का। मतलब बेसिक केमिकल कंस्टिट्यूशन अलग है। करेक्ट। जो साल्ट है इन्वॉल्व वो अलग है, बॉन्डिंग उनकी। ये इसीलिए वो जो 10-26 है, लहर एक क्या बोलते हैं, लेयर से मिलता है, समझ, एक हर लेयर हफ्ते मिलती रहेगी, इसलिए उसको हम पोषण तत्व बोलते हैं, पोषण वाली फीड। स्लो रिलीज, मिडल, हाँ, फास्ट वाली गड़बड़ करेगी। इसीलिए अगर वो नहीं मिलता है तो फिर फॉस्फोरिक एसिड बढ़ाना है, फिर एमओपी की डोज भी बढ़ानी है जो हमने पानी में डाली है, और इसको बंद करना है। तो जो एमओपी है वो आपको 50 किलो लेनी है, और ये जो फॉस्फोरिक एसिड है वो आपको 3 किलो करनी है, 3.5 किलो तक, 3 किलो बहुत है, 3 किलो करनी है। एंड नाइट्रोजन के लिए आपको अमोनियम सल्फेट उसमें 15 से 20 किलो डाल देना है। ये रिप्लेसमेंट है,
ये सोल्यूशन नहीं है, लेकिन टेम्पररी रिप्लेसमेंट है। चलिए 10 शब्द। और एक फाइनल जो आपको चीज ठंडी से बचने के लिए करनी है वो है रैपिडली इसको एक इसके पत्तों के ऊपर बॉडी के ऊपर लेयर बनानी है। ठंडी जैसे शुरू होती है, ये ठंडी के दरमियान में 2 बार करना है, 2 स्प्रे। इस स्प्रे में क्या क्या लेना है, जैसे अभी ये है, अभी ठंडी आने के से पहले बारिश खत्म हो गई तो यह बैक्टीरियल चालू हो गया, ये काला हो रहा है, इन्हें बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई है, ठीक है। यहाँ पे अभी ये बैक्टीरियल ग्रोथ ऊपर तक आ गई, ये बैक्टीरियल ग्रोथ इधर ही दिखेगी, इसके बाद आएगी तो फंगस आएगी। अब बैक्टीरियल छूट के फंगाई डेवलप होगी तो होगा सिगाटोका पहले शुरू होगा, फिर सिगाटोका से आप गर्मी में जाते जाते सिगाटोका आपकी इतनी तकलीफ करेगा कि फिर 5-6 पत्ते वो ही खत्म कर देगा। तो ये दोनों तीनों चीजें एक साथ कवर करनी है। तो इसमें आपको स्प्रे जो करना है वो बिना भूले रैपिड कवर स्प्रे, यानी क्या करना है कि हम पोटेशियम सिलिकेट की उसमें मोनोसिलेसिक वाला पोटेशियम जो आता है वो सिलिकेट जो आता है उसका स्प्रे करना है, जिससे कि इसके ऊपर एक परत बनती है प्लास्टिक जैसी सब पूरे बॉडी पे ऊपर। ये 2 बार करते हैं तो ये परत आपके कम से कम 4 जो 3-4 पत्ते छोड़ के नीचे वाले सारे पत्ते को अगले 20 से 25 दिन कम से कम प्रोटेक्ट करती है ठंडी से। वो परत किसकी होती है, तो पोटेशियम सिलिकेट की होती है, प्लास्टिक जैसी परत बनती है। इसके लिए हमें पोटेशियम सिलिकेट 2.5 ml पर लीटर, इसके साथ साथ हमारे पास 05234 और 1340-13 दोनों एक साथ लेना है। 05234 5 से और 1340-13 10 से 15 ग्राम कॉन्सेंट्रेट होता है। तो इससे क्या होता है कि 05234 दूसरा 1340-13 10 ग्राम 10 पर लीटर की बात, दोनों 10 ग्राम। हाँ दोनों नहीं, पहला 5 नीचे वाला 10 5 ग्राम और ये नीचे वाला 10। और इसमें ही हमें लेना है टिल्ट लेना है हमें, जितना भी हम पानी ले रहे हैं 0.3 ml से 0.3 यानी 100 लीटर में अगर गिनते हैं तो 30 ml, 15 लीटर के पंप लेते हैं तो 3 ml, 15 लीटर का 4 ml टिल्ट लेना है। और इसमें लेना है 4 ml पर 15 लीटर। हाँ पर 15 लीटर। फिर ज़ाइनेब लेना है, बाद में भी लिख सकते हैं पढ़ सुन के, हाँ, हम लोड करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो फिर ज़ाइनेब आपको 2.5 ml पर लीटर से लेना है। और इनका एक रैपिड स्प्रे, रैपिड ऐसे मानो कि इसमें पूरी बॉडी में उसका एक लेयर बनना चाहिए। तो इस तरह से, ऐसे नहीं, इस तरह से आगे ऐसे ऊपर नीचे करना है। ऐसे करते हैं तो ऊपर से लोड हो जाता है। अब जब ऐसे करते हैं स्प्रे नीचे तक आ, हाँ नीचे तक, ऊपर नीचे पत्ते को नीचे से लग जाएगा, ऊपर से भी लग जाएगा। तो इस तरह से अगर एक रैपिड स्प्रे किया जाए, ये 2 बार किया जाए, तो ठंडी से आप मुझे फोन करना कि कितने पत्ते में इफेक्ट आया। पत्ते तक इफेक्ट मुश्किल से 1 आध पहुंचेगा, नहीं तो पहुंचेगा नहीं, भले टेम्परेचर 5 के नीचे आ जाए। समझ में आ रहा है? तो ये प्रोटेक्शन अगर हमारा होता है तो हम ये 1.5 महीना जो बिगड़ रहा है हमारा, इसको बचा सकते हैं पहले। दूसरा, पहले से हमें ये जो ख्याल रखना है कि बॉर्डर एक ग्रीन बॉर्डर भी बना के रखनी है। ग्रीन बॉर्डर में आप जो हत्ती घास है यानी नेपियर ग्रास है, इसको भी बगल में लगाना है ये आखिर के बाउंड्री से 5 फीट दूर, या तो फिर बॉर्डर वाली जो केले की लाइन है उसका दुगना लगाना है, यानी अभी 7x5 पे इसको और एक बीच में लगाना है। इससे डेंस हो जाए तो हाइट पकड़ लेता है, और डेंस में जब थड़ बनते हैं तो इतना पड़ते हैं तो अंदर हवा और ये कोई नहीं आएगा, और ये दोनों हमारे प्रोटेक्शन में आ जाएगी। लेकिन इधर भी लैटरल डबल और इसका डिस्चार्ज भी डबल, यानी अंदर में 2 लीटर की ड्रिपर है तो यहाँ 4 लीटर चाहिए, तो अंदर 2 लीटर पानी जाएगा तो पीछे 4 लीटर जाएगा, और खाद भी डबल जाएगा। तो इसकी ग्रोथ इक्वल इसके ऊपर ही चलती रहेगी। नेपियर ग्रास अगर हमने लगाया है तो नेपियर ग्रास का एक विशेष ख्याल रखना है कि वो 1.5-2 महीने में 3-3.5 फीट तक आ जाता है। यह जैसे आता है तो 3.5 फीट पे पहली बार उसको काट लेना है। इसके बाद उसकी जो स्प्राउटिंग आती है, यानी उसको ब्रांचेस आती है बीच बीच में, वो बीच में आई हुई ब्रांचेस को एक बार मजदूर लगा के एक बार निकाल दिया तो फिर ये हरा रहेगा लेकिन स्प्राउटिंग नहीं देगा। उसके बाद जमीन से फिर नई टिलर्स आएगी, वो नई टिलर 7 फीट तक बढ़ाओ और उसको 7-7.5 फीट पे एक बार काट लो, और उसके बाद आखिर में जो तीसरी बार आते हैं उसको जितना बढ़ना है उसको बढ़ने दो। ये तीनों को मिल के इकट्ठा बांध लेना है। सुतली जो आती है इससे बांध लिया तो अपनी वॉल बन जाती है पूरी बॉर्डर पे। ऐसी वॉल बनती है कि जानवर भी टक्कर दे तो अंदर जाने में मुश्किल ही आए तो वो आराम से वहां से कट के निकल जाएंगे। आप समझ में आ रहा है? और ये जानवर अगर अंदर तक नहीं आए, इसके लिए करना क्या है, तो ऐसी जो बॉर्डरें बनती है इन बॉर्डरों के ऊपर नीम ऑयल और साइट्रस
वेस्ट साइट्रस यानी नींबू मिले बाजार में जाके जो वेस्टेज मिलता है, सड़ा गला जो भी मिलता है, इसका निचोड़ करके इसको सड़ा गला के थोड़ा गर्म करके इसमें से एक्सट्रैक्शन, मुझे गर्म करते हैं तो इसका एक्सट्रैक्शन पानी में उतरता है, थोड़ा सा गर्म करके 50-100 लीटर पानी उबला के इसका स्प्रे अगर बार बार करते रहे तो कोई भी जानवर साइट्रिक क्रॉप जो होता है उसको टच नहीं करता है। जो खुले अपने जानवर है वो कभी साइट्रस नहीं खाते, उसका थोड़ा भी स्मेल आता है तो वहां से दूसरी जगह जाएंगे। ये तो सर यूनिक एक्सपेरिमेंट है कि साइट्रस से जो जानवर हैं वो रिपेल होते हैं। रिपेल ही होते हैं, देखा नहीं था कभी, ये समझा नहीं था? नहीं क्या बात कर रहे, चीज में नहीं था। कभी भी आप देखो आपकी नींबू की फसल है तो उसको कोई खाएगा नहीं, आएगा उसमें नहीं आता, नहीं खाएगा नहीं, आएगा नहीं, क्योंकि उसका जो स्मेल है वो उनके पहचान वाला है। और सिट्रस वाले जितने भी फसलें हैं इनके अपने जो पालतू जानवर है उसकी हम डाली भी उसको कभी डालते नहीं। तो इससे अपना फायदा हुआ कि हमने कम खर्चे में वॉल भी बनाई, जानवर से भी थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन, अगले महीने एक बार एक स्प्रे लगन बाउंड्री से डाल दिया तो उसके रिपेलेंट भी हुए। अभी बेसिक चीजों पे आते हैं कि जैसे पिछले बार हमारी बात हुई थी कि हम बेड पे लगाए, फिर भी इस बार भी शुक्ला जी ने लगाया है तो लगता है बेड पे, लेकिन फिर भी एक बार खेड़ कर ही दी है। नहीं, खेड़ इसलिए कर दी बताएं आपको जी कि इधर लेट रेन हुई, ज्यादा बारिश लेट में, मतलब बहुत ज्यादा, इसीलिए तो सब क्रॉप चौपट हो गई, ये डिले से पड़े हैं। तो फिर वो मजबूरी में इसको हमें करना पड़ा क्योंकि ये सब बेड प्लेन हो गए। सितंबर में मैं आपको बताऊं सितंबर क्यों, और सब प्लेन हो गया, सब बह गया बेड एंड कुछ, तो फिर इसको पुनः रिकंस्ट्रक्ट करने का ये सब एक उद्यम था। हाँ। वो सब प्लेन हो गया। हाँ, अभी हमारे पास इधर चैलेंज क्या है कि यहाँ पर सब ढेपड़े हैं। हाँ। इसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? डेला। डेले। इसको तोड़ने बिड़ाना कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा लेटरल को इसके ऊपर रख दीजिए और इसमें 1 kg सल्फ्यूरिक एसिड छोड़ दिए, दूसरे दिन ये गल जाके बच जाता है। सल्फ्यूरिक जैसे मिलेगा, नहीं सल्फ्यूरिक ही उसको तोड़ेगा, पानी नहीं तोड़ता है। सल्फ्यूरिक जो है घोल के चला दें। हाँ, ड्रिप के साथ 1 kg सल्फ्यूरिक एसिड चला दे, दूसरे दिन ढेपे आधे से ज्यादा टूटेंगे और एक दिन पानी चलेगा तो पूरा टूटेंगे, क्योंकि वो जो बाइंडिंग है अंदर जो मिनरल का बाइंडिंग होता है, सल्फर जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो बाइंडिंग को तोड़ेगा, वैसे ही वो प्लेन होने चालू हो जाएंगे। फिर आप उसको फावड़े से ये कर दो, या तो फिर ऐसे ही छोड़ना है तो ऐसे छोड़ सकते हैं। अभी दूसरी चीज कि इस चीज को हम मॉनिटर करते हैं खेतों में आके, तो करना क्या है, लगातार पहली खेतों में ये बनाना के फसल में जब हम सुबह जाते हैं घूमते हैं तो देखना क्या है, पूरा खेत घूम के देख लिया, पर भाई देखा क्या, ये तो पता होना चाहिए कि देखा तो क्या देखा, बराबर। तो देखना यही है कि जब फसलों में जाते हैं तो पहली बात देखना है, इसको बोलते हैं हम सूड़ा, आपकी भाषा में सूड़ा। ये सूड़ा खड़ा होना चाहिए, ये खड़ा है, यहाँ पे आप देखिए ये गिरा है, हल्का सा गिरा है, ये टेढ़ा चल रहा है। ये टेढ़ा जब चलता है यानी ये इसके ऊपर गिरता है, इसके ऊपर गिरता है तो समझ लेना कि आपकी न्यूट्रिशन चेन यानी जड़ों ने काम बंद कर दिया है। ये जब खड़ा है तो समझ लेना कि इसकी ग्रोथ कंप्लीट है, हायर ग्रोथ में चल रहा है और उसके जड़ें खाना ले रही है। ये ग्रोथ के लिए निशान है, ये ग्रोथ निशान है तो ये रिटायर्ड ग्रोथ की निशान है, दोनों अपने पास है। आप देखिए तो नंबर ऑफ प्लांट अगर अपने खेतों में ऐसे 10-15% होने चालू हो गए तो समझ लेना कि अपने न्यूट्रिशन या वाटर मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो पहली चीज ये देखनी है खेतों में जाके। दूसरी चीज देखनी है 2 पत्तों में गैप क्या है, कितना होना चाहिए। ये 2 पत्तों में जो गैप है ये इतना होना चाहिए, यानी 4 इंच कम से कम इतना होना चाहिए। ये अभी लगभग ये 2 पत्ते जहां से खुले हैं, ये पत्ते से ये पत्ता ये एक दूसरे के ऊपर है, तो ये 2 इंच भी नहीं है, तो ये लटका हुआ है, इतना लटका है मैंने, यानी 1 2 3 4 पत्ते लटके, तो समझ लीजिए कि अगले 20-25 दिन से ये लटका है, चौकिंग है। इसका नेचर ऐसा है कि ऊपर वाली जो फ्रूट है नीचे देखती है तो नीचे पहला बढ़ती है ऐसे, तो नीचे अगर नजदीक में नीचे पंजा है तो वहां टच करती है तो उल्टा घूमती है, मुड़ जाएगी ऊपर को, तो शॉर्ट रहेगी। अगर इसमें गैप आया तो लंबे तक बढ़ेगी, समझ में आ रहा है। तो ये गैप लगातार हमें देखना है, ये दूसरी चीज है। तीसरी बात देखनी है कि 17 पत्ते जैसे इसके पूरे होते हैं, 17 पत्ते, तो इसका जो ये पोर्शन है नीचे वाला जो तने का मेन पोर्शन है, इसकी ग्रोथ होनी जरूरी है। अभी ऊपर देखना बंद करना है। 17 पत्ते और ये आप जो लगा रहे हैं इसमें 22 पत्ते, 22 पत्ते जिस दिन कंप्लीट होते हैं उस दिन यहाँ पे साइज आनी शुरू हो जाती है। और वो साइज कैसे आती है कि एक हफ्ते में आपको दिखाएगी तो 32 इंच, दूसरे हफ्ते में डायरेक्ट वो आपको ले जाएगी 40-42 इंच, एक हफ्ते में ऐसी स्विच होती है। इतना फर्क एक पत्ते के साथ ही वो जो आपका नुंगर है यानी बंच है वो निचले ट्यूबर में से एंट्री करता है बॉडी में, यानी ऊपर के स्टेम में। जैसे वो स्टेम में आता है स्टेम फूल जाता है, तो ये प्रेगनेंसी का लक्षण है। जैसे वो आपको दिखता है
जैसे ही आपको वो दिखता है उसी समय में हमें क्या करना है कि थोड़े बहुत संजीवकों का प्रयास करना है। जैसे ड्रिप से हमें सीसीसी छोड़ना है 500 ml क्लोरोमैक्वाइड क्लोराइड। सीसीसी 500 ml ड्रिप से जैसे हम छोड़ते हैं इसकी जो पोषण है वहां से स्टार्ट हो जाती है, यानी ऑक्सीजन की चेन टूट जाती है, एंजाइम की टूट जाती है, फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। जिनके पास ड्रिप नहीं है, जिनके पास ड्रिप नहीं वो खाद में मिक्स करके डालिए पानी के पीछे। तो ये बेसिकली हमें फील्ड में देखना है। दूसरी, ये अभी जो लैटरल डाली है ये कभी इसको टच नहीं करना है, इससे 6 इंच दूरी पे ही रहनी है, क्योंकि इसके ट्यूबर को जब भी पानी मिलता है टच करता है पानी तो इसके चार्ज न्यूट्रल होते हैं, और जैसे चार्ज न्यूट्रल होते हैं जड़ों के ऊपर जो आके है, जड़ों के आके वो बंद हो जाती है, तो काम खत्म। इसलिए पानी डायरेक्ट इसको टच नहीं करना है। तो 6 इंच के दायरे में ये अपनी ये जो फसल है यहाँ पे वो बेड कंटिन्यूसली पानी चाहिए। अभी हमने सिंगल लेटरल रखी है, चाहिए इसको डबल, तो डबल देखते हैं शुक्ला जी करना है तो जल्दी से करिए क्योंकि विद इन ए डे और 2 हो जाता है। ये सिंगल लेटरल में नुकसान क्या है कि उधर की भी जड़ें घूम के इधर आती है, करना ही फिर ये बेंड हो जाता है, करना ही है वो उसमें है। हाँ, तो डबल लेटरल और 6 इंच के दायरा, ये एक बेसिक चीजें हम करते हैं। तो केले में बाकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और फिर बड़ी बात आती है कि जो उम्र है इसके हिसाब से इसको खाना देना है। इसके तो काफी सारे वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हुए, आप शांति से उसको देख भी सकते हैं। अभी शुक्ला जी वगैरह देखे हैं, 20-25 वीडियो से ज्यादा हो गए कि जो केले में तो मेरे ख्याल 100 से भी ऊपर हो गए आराम से। अलग अलग एरिया के है, पूरे महाराष्ट्र के है, एमपी के है, गुजरात के है, यहाँ के भी कुछ है। तो वहाँ पे हमें ये विस्तृत स्वरूप से हमने बताया दिया है। और ये क्या होता है कि हर पत्ते में और एक चीज देखनी है कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई है ये हर एक में बढ़ती जानी चाहिए। ये ग्रोथ का साइन है, कितनी बढ़नी चाहिए ये आपके हाथ में। अगर सही मौसम रहा तो आप इसको 1.5 गुना कर सकते हो। अच्छा, ये साइज बढ़ेगा, ये भी साइज बढ़ेगा और ऊपर की हाइट भी बढ़ेगा। अभी इसमें 2 ऑब्जर्वेशन होते हैं, खाली लंबाई बढ़ती है, कंटिन्यूस बढ़ती है, आपके न्यूट्रिएंट्स मिले या ना मिले, ये लंबाई बढ़ती है। लंबाई के साथ साथ अगर चौड़ाई सही नहीं रही, ये सही रही, एक इक्वल रही, तो ये गड़बड़ है। क्योंकि ये इसका लक्षण क्या होता है कि जो लाइट सरफेस बोलते हैं इसको, लाइट सरफेस, ये लाइट सरफेस इसीलिए बढ़ता है, न्यूट्रिशन फ्लो जब आप ज्यादा दे रहे हो या नेचुरली ज्यादा मिल रहा है तो इसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए पत्ता क्या करता है, स्टोरेज कम करता है और ग्रोथ के लिए ज्यादा फ्लश करता है। जब ग्रोथ फ्लश करता है क्योंकि अगला खाना ज्यादा मिल रहा है तो पचाने के लिए बड़ा पत्ता बनाए। समझ में आ रहा है ना? तो ये चौड़ाई भी बढ़ती है और लंबाई बढ़ती है। ये लक्षण होता है कि न्यूट्रिशन फ्लो अच्छे से काम कर रहा है। तो ये हर बार हमें खेतों में देखना है। और कोई सवाल है? अच्छा, ठंड में जैसे जो बंच तैयार हो रहे हैं, जो अभी चल रहे हैं जी, तो वो उनका देखभाल कैसे करें? ठंड में तो प्रॉब्लम करते होंगे वो। ठंड में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है कि न्यूट्रिशन अपटेक रुक जाता है। ये न्यूट्रिशन अपटेक रुकना नहीं, अगर ड्रिप है तो ठीक है, नहीं है तो हमें ड्रिप फ्लड से करते हैं। हाँ, तो फ्लड में अगर आपको करना है तो ड्रिप, ये न्यूट्रिशन अपटेक रुकना नहीं तो आपको जो तैयार है इसके लिए शॉर्टकट में क्या किया जा सकता है कि रेडीमेड कैल्शियम सल्फाइड मिलता है मार्केट में। कैल्शियम सल्फाइड, लिक्विड लाइम सल्फर बोलते हैं उसको, वो 1-1 लीटर हर 15-15 दिन में कली के चूने के साथ मिक्स करके, देसी खाद में मिक्स करके फ्लश डालते जाइए। जिस आज आपने पानी दिया, पानी के पहले पानी के पीछे उसको डाल दीजिए और 2-4 दिन में पानी पूरा बंद होने से पहले आप ऐसे ही आप जो भी आपकी फसल है उसमें 0.050 और अमोनियम सल्फेट नहीं मिलता 0.050, तो एमओपी म्यूरेट ऑफ कैल्शियम सल्फाइड नहीं मिलता जो आजकल 0.050 नहीं है, तो आपके पास एमओपी मिल जाएगी, एमओपी मिल जाएगा ना? एमओपी मिल जाता तो एमओपी जो मिलता है, इस एमओपी को 100 लीटर पानी में 1 kg सल्फ्यूरिक एसिड डाल के 100 kg डाल देना डायरेक्ट, 1000 छोड़ पे 100 kg बहुत है। 2 बार भी 50-50 किलो डाल दिया 15-15 के इंटरवल में, और उसमें 20-20 किलो अमोनियम सल्फेट इसी सॉल्यूशन में डाल देना, घोल के इसको देसी खाद के साथ मिक्स करके पीछे पानी, एक पानी में क्लीन ये लिक्विड लाइम सल्फायर और दूसरे में ये खाद चढ़ाओ, उसकी ग्रोथ जरा भी नहीं रुकेगी, लगातार रहेगी, साइज आएगी, बीच में रुकेगा नहीं। दूसरा प्रॉब्लम एक आता है, वो होता है चिलिंग इंजरी। चिलिंग इंजरी ठंडी से फलों के बाहर की स्किन टूट जाती है, इसके जो सेल अरोमा है वो टूटते हैं और अंदर चेकअप जब जाती है तो वहां पे ये सारी टूटी हुई पेशी रहती है, तो जो केला है वो अंदर से रेड हो जाता है और रेड होने के बाद, पकने के बाद इसमें कलर नहीं आता है और खाने में टेस्ट भी नहीं आती, तो व्यापारी आपके आधे भाव में भी नहीं लेते चिलिंग वाला केला। तो इसके लिए आपको प्रोटेक्शन में एक ही करना पड़ता है, उसको बैग चढ़ानी है। अगर जो ठंडी वाला केला है तो इसको रिकमेंडेशन है पॉली या फैब्रिक्स बैग, कम से कम 52 माइक्रोन की पॉली में ले सकते हैं या 20 से 22 माइक्रोन की आप
फैब्रिक्स में ले सकते हैं बैग। उसके अलावा ठंडी से बचाने के लिए कोई ऑप्शन है नहीं, स्प्रे कितना भी कर मिल सकते हैं। बैग मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं। हाँ बहुत है, यानी ऐसा नहीं, ऑनलाइन भी है और यहाँ दुकानदार जो है इनको आप रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लेने के लिए तैयार है तो आप उपलब्ध रखेंगे। हम लेते नहीं इसलिए वो मंगाते नहीं। सर और कोई शुक्ला जी सवाल है तो बताइए, नहीं मैं भूल जाऊंगा। अब सवाल ये है सर रेडी रेफरेंस में जी कि अब इस कंडीशन में 90 डेज का बनाना है, हाँ तो इसके लिए एक हम बैलेंस किस तरीके से अभी इम्प्रूव करने के लिए फर्टिगेशन शेड्यूल और ये हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एज के अनुरूप बताना होगा। अब जहाँ जुलाई में प्लांटेशन हुआ तब तो बहुत अच्छा हो गया है, अब ये हम लेट हैं, लेट है, नेचर को कंट्रोल नहीं किए, पानी एक भी महीने बहुत का बरसा, लेट है। हाँ। 1 महीने लेट है, तो इस समय हम बेहतर के लिए और क्या कर सकते हैं अभी farmers? बेहतर के लिए जो भी हमने जो 2 चीजें बताई है कि अभी ये प्रेगनेंसी में नहीं है, ये इनके बेसिक फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा इसलिए है कि ये प्रेगनेंसी में नहीं है तो जो छोटा नुंगर आने की जो दिक्कत है वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अभी वो बनने का समय इससे भी और आगे है, तब तक ठंडी कट जाएगी और ठंडी से भी 1-2 महीने के बाद वो 1 महीने के बाद वो प्रेगनेंसी में मतलब हमें इम्प्रूव करने का समय है। और जो दूसरे हैं उनको केयर ही करनी है, इम्प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, उनको केयर ही करनी है। जिन्होंने जुलाई में लगाया है वो ऑलरेडी अभी प्रेगनेंसी में जा रहे हैं, क्योंकि 4 महीने का जो लगभग पीरियड है वो कट चुका है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कट चुका है। अभी सभी में प्रेगनेंसी बैठनी ही वाली है, यानी वो स्विच करके ऊपर आ जाएगा। और वहां पे अगर ऊपर से अगर हमारा केयर नहीं हुआ तो पत्ते जलेंगे तो नुंगर की प्रोशन ही नहीं रहती, वो छोटा ही रह जाता है। फिर उसको रीस्ट्रक्चराइज करना पड़ता है और वो फिर आगे खर्चा भी लेता है एक्स्ट्रा, 2-2 महीने एक्स्ट्रा भी खाता है। तो इसमें अभी शुक्ला जी क्या किया जा सकता है? फर्टिगेशन सबसे पहले तीसरे महीने का जो मेन फर्टिगेशन का डोज है यंग ग्रोथ स्टेज का, वो अभी अप्लाई करिए। जैसे सर थोड़ा इलस्ट्रेट कर हाँ, प्लीज। तीसरे महीने का जो डोज हमने लगभग 1000 छोड़ पे लिखा है या रिकमेंड करते हैं, उसमें हम डीएपी जो है डाई अमोनियम फॉस्फेट, वो हर पौधे के पीछे हम 75 ग्राम लेते हैं। कितना? 75 ग्राम पर प्लांट। हाँ, पर प्लांट। उसमें 20-20-0 जो है वो 50 ग्राम लेना है। 50 यादव सर लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम? हाँ 75-50। हाँ 75-50। फिर उसमें अमोनियम सल्फेट हमें 50 लेना है। फिर उसका अब रिप्लेसमेंट बताएं सर। यहाँ बिल्कुल जीरो अवेलेबिलिटी, अमोनियम सल्फेट कोई यहाँ 10 जिलों में ना मंगाता है ना मिलता, मतलब नियरली टू इम्पॉसिबल। तो वहां पे अगर अमोनियम सल्फेट नहीं मिल रहा है तो आप अल्टीमेटली वहां पे यूरिया के अलावा अपने पास ऑप्शन है नहीं, तो वहां पे यूरिया लेना है तो फिर आपको थोड़ा सा बढ़ा के लेना पड़ता है। वो आप 60 से 70 केजी के बीच में ले सकते हैं, 1000 छोड़ पे 70 ग्राम पर प्लांट। ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम 10 ग्राम। ठीक है। एमओपी जो आती है, म्यूरेट ऑफ पोटैश, वो हर पौधे में अपनी जानी चाहिए 110 ग्राम, यानी लगभग 90 ग्राम लीजिए। अभी 10-26 ये अपना जो अगला डोज आएगा उसमें ट्रिप में हम घोल के देंगे, तो 90 ग्राम आप एमओपी लीजिए पर प्लांट। 90 ग्राम 75 ग्राम डीएपी, 50 लिख दिया है, कोई लिख दिया। 90 ग्राम आपको लेनी है एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटैश। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर, अगर मिक्सचर में मिला बनाना, यानी बनाना जैसे जो हॉर्टिकल्चर ग्रेड एक अलग आती है जो आपकी गवर्नमेंट ने हर एक स्टेट की बनाई है, तो हॉर्टिकल्चर ग्रेड का जो आता है वो अगर मिला तो पर पौधे 17 ग्राम डालना है, 17 ग्राम। और अगर नहीं मिला तो फिर जिंक फेरस तो ना के बराबर ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए 5 से 7 ग्राम, जिंक चाहिए 10 से 12 ग्राम। उसके बाद आपको जाना MnSO4, इसमें जो बिना भूले डालना है। MnSO4 हमें चाहिए 3 से 5 ग्राम, 3 ग्राम बहुत है इस जमीन में, 5 ग्राम काली मिट्टी में चाहिए। और फिर उसमें कॉपर जो है वो 2 ग्राम से चाहिए। और बोरैक्स अगर वो नहीं मिला माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर तो बोरैक्स, अभी सुन भी लीजिए बाद में, जो बोरैक्स है वो आपको डालना है 3 ग्राम पर लीटर से। डीओटी अलग चीज है, हमें बोरैक्स डालना है, सस्ता रहता है। और इसमें CMS अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो जिप्सम, प्लेन जिप्सम जो आता है वो बिना भूले पर पौधे में अभी 250 ग्राम लेना है, 250 ग्राम। ये बेसिक डोज जा रही है ठंडी के लिए और यंग ग्रोथ के लिए। ये लंबा चौड़ा ग्रोथ का समय है। इसके बाद लगभग 1-1.5-2 महीने कुछ जाने वाला नहीं है, बारिश ठंडी है, तो जिप्सम अभी 250 ग्राम पर पौधा। और इसके साथ आपको बायोमास जो आपके मर्जी आपके पास अवेलेबल है वो कम से कम नहीं करना है, कम से कम 500 ग्राम तक डालना है पर पौधा। इतना मिक्स करके इसमें आखिर में एक डालना है, वो है जो आपका आता है सल्फर, WP सल्फर। ठंडी सामने है इसलिए वो आपको डालना है 5 ग्राम पर पौधा। खत्म हो गया, ये डोज डालिए।
ये डालने के बाद ये सर डोज डालिए, और डालने के बाद जैसे ड्रिप चलती है तो ड्रिप से आपको NPK के सारे बैक्टीरिया अगले 15-20 दिन में छोड़ देने। तो ये जो डोज जैसे ही सोल्यूबलाइज होगा वो मोबिलाइज भी करेंगे, सोल्यूबलाइज में भी करेंगे और फिक्सेशन भी करेंगे। तो ठंडी में मूवमेंट भी होगी और प्लांट को लगातार फीड मिलता रहेगा। और इसी के बीच में आपको अभी जो लटका हुआ है इसमें, इतना जो लटका है शुक्ला जी, इसमें अभी इंस्टेंट कल परसों में पहला क्या करना है कि टॉप फिलिंग करके लेनी है। टॉप फिलिंग सब में करा है। पहला टॉप फिलिंग बिना फूले करना है। 100 ml टॉप फिलिंग यहाँ तक पहुंचने दीजिए। टॉप फिलिंग करते हैं तो कैसा आपको पता है? नहीं, टॉप फिलिंग करना है जो दवाई होती है 13-40-13, अभी इस मौसम में 13-40-13 200 लीटर पानी में आपको लेना है 2 kg। उसमें इथाइल या EDTA वाला माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना है 200 लीटर में 200 ग्राम। उसमें मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 200 लीटर में 500 ग्राम। उसमें आपको अमोनियम मॉलिब्डेट लेना है 100 ग्राम आधा ग्राम से, फिर बोरॉन लेना है 100 ग्राम आधा ग्राम से, और लेना है वहां पे PDI प्लांट डायरेक्ट इंजेक्शन, ये ग्रोथ प्रमोटर भी है, हार्मोन्स भी है, वो डालना है आपको 500 ml 200 लीटर में, और 100 ml डायरेक्ट यहाँ डाल लेना है। अच्छा, ये थोड़ा सा इधर जल जाएगा, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ से डालते रहो, ये भर जाएगा, इधर आ जाएगा, ये भरेगा, इधर तक पहुंचेगा। इतना डाल दिया तो अगले 1 हफ्ते में फटक से 2 बड़ी चेंज मिलती है कि एक बड़ा पत्ता आ जाता है। ऐसे 2 बार कर दिया तो ठंडी काट देगा। इसको टॉप फिलिंग बोलते हैं। ठीक है, और कोई सर? जैसे अपने एरिया में लू बहुत चलती है, पेड़ जल जाते हैं लू गर्मी में। हाँ, तो इसीलिए हमने बोला है कि पहले बॉर्डर बना दीजिए। और अच्छा, पहली जो बनाए केला लगाने से पहले उसकी तैयारी भी करनी है। और दूसरा लू, देखिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, ठंडी से तो बचा सकते हैं। लू से करने क्या है, लू से में होता भी ऐसा है विंड ब्रेक का, जैसे हाँ विंड ब्रेक करते। दूसरा क्या है कि गर्मी जैसे आएगी, ये जो सोड़े हैं ये तक जल जाते हैं। हाँ पक्का, पता लगा जितना जाड़े का इधर 2-3 महीने में रिकवर होता है, उतना गर्मी में फिर वो उसी समय बच निकलने का भी होता है। इस वर्ष तो आप समझिए यहाँ जैसे हम जुलाई कहते हैं तब तक लू चली है। 20% हमारे में जो, या सभी के में जो क्रॉप थी साइड की, कितना भी नीचे पानी भर दो वो सब पेड़ जल जाते हैं। नहीं, पानी तो उल्टा करता है, 2 से 3 लाइनें चली जाती हैं। 3 में होता क्या है सर कि ये 3 लाइनें जाने से अच्छा एक ही लाइन डेंस में लगा दो ना, जो करना है उसको ही करो। बाउंड्री पे जो लाइन है उसको दुगना कर दो ना, डबल लगा दो। अच्छा, पौधा ये वही तो बोला मैंने, एक ये बाउंड्री पूरी बिना के, ये 7x5 है तो 7x2.5 2.5 वहां पे लगाना है। डबल लेटरल और डबल चार्ज वाली लेटरल, बाकी कुछ नहीं करना है। तो खाना भी डबल जाएगा, तो जबरदस्त वो सपोर्ट करेगा। दूसरा उससे भी जाता है, जैसे ही गर्मी आती है, हम 12 में भी मिलेंगे, लेकिन आज पूछ रहे इसलिए मैं बता रहा हूँ, गर्मी जब आती है तो ऐसे ही जैसे हमने गर्म करने वाले खाद दे रहे, पानी भरेंगे तो उल्टा होता है। ठंडी में पानी काम करेगा, वो गर्मी में उल्टा करेगा। पानी से जितनी गर्मी आएगी उतनी पानी से वाप बनती है, वो स्टीम होती है, और स्टीम पत्तों को जलाती ही ऊपर जाएगी। ड्राई वेदर ठीक है, वो सहन कर सकता है, लेकिन स्टीम वेदर नहीं सहन होता है। आप समझ रहे हो ना, ये गड़बड़ होती है। स्टीम से जो जलता है वो खतरनाक होता है। इसलिए करना क्या है, जब स्टीम गर्मी का वेदर आता है, लू का समय आता है, तो उस समय में हमारा प्रयास रहना चाहिए मैक्सिमम कि हमारे जो एंडोथर्मिक रिएक्शन करने वाले जो खाद है उसका प्रयोग बीच बीच में करते रहिए। एंडोथर्मिक में जो भी आता है, जैसे ठंडा रखता है, तो इसमें ठंडा रखने में सबसे बेहतर उल्टा रिएक्शन करने वाला सबसे बड़ा है पोटेशियम, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है मैग्नीशियम, जिसके आगे एम लिखा है। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एम लिखा है ना आगे। ये सारी चीजें गर्मी में बहुत बढ़िया काम करती है, और ये ड्रिप से बीच में स्टेबलाइजर के तौर पे देनी है। फिर सेलेनियम, ये सेलेनियम भी बहुत चीज बड़ी है, लेकिन अभी यहाँ तक पहुंचे नहीं, अवेलेबल नहीं है। वहां तक पहुंचेंगे धीरे धीरे, लेकिन यहाँ तक हम काम करते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद जी। पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत।